हाय एवरीवन, वेलकम टू गरिमा जैप कैप चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो गाइज, वेलकम टू वन शॉर्ट सीरीज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं यहाँ पर आप लोगों को आरबीडब्ल्यूएम एंड पीपीबी दोनों की ही क्लासेस पढ़ाती हूँ फॉर जैब एग्जामिनेशंस। तो यहाँ पर वन शॉर्ट सीरीज में मैं आपको वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करती हूँ जिससे आपके एग्जाम्स ने क्वेश्चंस को किया है, उसके पीवाईक्यू, उसके एमसीक्यू, सारी चीजों को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। चैनल पे नए हैं, पुराने हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आरबीडब्ल्यूएम के मॉड्यूल बी का चैप्टर 10 है गाइस। और चैप्टर 10 में ना आज हम पार्ट 2 को डिस्कस कर रहे हैं। क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड आपके चैप्टर का नाम है। दो दिस चैप्टर इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट क्योंकि इससे एग्जाम्स में इतने क्वेश्चंस आए नहीं हैं, बट क्योंकि आईआईबीएफ हर बार कुछ ना कुछ नया चीज कर रहा है, इंप्लीमेंट कर रहा है, तो हमें हर टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये वीडियो किन के लिए फ्रूटफुल होने वाला है? जो लोग भी जैब एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं गाइस, और जो लोग भी डीबीएफ का पेपर दे रहे हो, उन दोनों के लिए ही ये वीडियो बहुत ज्यादा रेलिवेंट होने वाला है। आइए यहाँ पर हम बात करेंगे आज प्रीपेड कार्ड के बारे में। प्रीपेड कार्ड क्या है गाइस? तो प्रीपेड कार्ड, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम इसमें एडवांस में पे करके रखते हैं। ठीक है, एडवांस में हम पैसे को, मनी को लोड करके रखे होते हैं। जैसे आप देखो, सिम कार्ड का एग्जांपल ले लो। प्रीपेड पोस्टपेड दोनों आता है, राइट? तो प्रीपेड में क्या होता है, आप पहले रिचार्ज करते हो, देन जितने महीने का आपने रिचार्ज किया है उतने महीने आप उसका इस्तेमाल करते हो। जैसे ही रिचार्ज खत्म हो जाता है आपको वापस उसको रिचार्ज करना पड़ता है। प्रीपेड भी आपका वही है गाइस, ठीक है, कि आपको इस कार्ड में पहले पेमेंट करना होता है, पहले रिचार्ज करना होता है, और उतना जितना अमाउंट आपने रिचार्ज किया उतना आप यूज कर सकते हो। तो ये किसके द्वारा इशू किया जाता है? बैंक्स के द्वारा ये इशू किया जाता है गाइस। किनके लिए? तो जो ऐसे कस्टमर्स जिनका बैंक में अकाउंट नहीं है, बहुत सारे ऐसे होते हैं ना, अनबैंक्ड कस्टमर है, तो उनको भी हम ये प्रीपेड कार्ड जो है इशू कर सकते हैं। ठीक है, बैंक क्यों इस कार्ड का इस्तेमाल करती है? ताकि वो कार्ड मार्केट को एक्सटेंड कर सके। तो अवेलेबल होता है ये आपको फिजिकल कार्ड में, वर्चुअल कार्ड में, एंड इवन इन द मोबाइल वॉलेट। पेटीएम वॉलेट हो गया, गूगल वगैरह हो गया, इन सब में आपको मिलता है। तो प्रीपेड कार्ड के ना काफी सारे वेरिएंट्स होते हैं। जैसे आपको ये इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट कार्ड मिलेगा, पेरोल कार्ड, स्टूडेंट कार्ड, वर्चुअल कार्ड। तो इस तरीके के जो है आपके कार्ड्स होते हैं। ठीक है, आइए इसके हम टाइप्स के बारे में फिर डिस्कस करेंगे गाइस कि कितने टाइप्स के प्रीपेड कार्ड होते हैं। तो तीन तरीके के आपके प्रीपेड कार्ड होते हैं। एक होता है क्लोज सिस्टम पीपीआई, सेमी क्लोज सिस्टम पीपीआई एंड ओपन सिस्टम पीपीआई। क्लोज सिस्टम पीपीआई क्या है गाइस? तो ये जो क्लोज सिस्टम पीपीआई होता है ना, इसका आप इस्तेमाल सिर्फ उसी कंपनी के स्टोर पे, वेबसाइट पे कर सकते हो जिसने ये कार्ड आपको इशू किया है। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिए कि बिग बाजार ने आपको कोई कूपन कार्ड प्रोवाइड किया है, ठीक है, या कोई गिफ्ट कार्ड दिया है, तो आप सिर्फ बिग बाजार के स्टोर पे ही जाकर के उसका इस्तेमाल कर सकते हो, उसके वेबसाइट से ही शॉपिंग कर सकते हो, कहीं और इसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हो। क्लोज्ड है मतलब पर्टिकुलर उसी कंपनीज के लिए है। कोई भी कैश विड्रॉवल आपको क्लोज में आपको नहीं प्रोवाइड किया जाता है, और ना ही ये रेगुलेटेड होता है बाय आरबीआई। कैश विड्रॉ नहीं कर रहे हो, कुछ है ही नहीं इसमें, है ना, तो नॉट रेगुलेटेड बाय आरबीआई। सेमी क्लोज में क्या होता है? आप इसका वहीं पे इस्तेमाल कर सकते हो जहां पर इस कार्ड का पार्टनर हो दूसरे मर्चेंट के साथ। जैसे पेटीएम वॉलेट की बात करो, तो पेटीएम वॉलेट का इस्तेमाल आप स्पेसिफिक मर्चेंट के पास ही कर सकते हो जहां पर उनका पार्टनरशिप होगा। ठीक है, यहां पर भी आपको कोई भी कैश विड्रॉवल अलाउ नहीं किया जाता है। ये बैंक और नॉन बैंक दोनों के ही द्वारा इशू किया जाता है। फिर आता है थर्ड वन इज द ओपन सिस्टम पीपीआई। अब जहां भी कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है, जहां भी कार्ड एक्सेप्ट किया जाता है, वहां पर इस ओपन सिस्टम पीपीआई का आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये इशू किया जाता है ओनली बाय बैंक्स एंड यूज एट एनी मर्चेंट। ठीक है, यहां पर आपको कैश विड्रॉवल गाइस अलाउ होता है एट एटीएम, पॉस एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। तो आप यहाँ पे कैश भी विड्रॉ कर सकते हो। तो मैक्सिमम बैलेंस इसमें एनी टाइम कितना होना चाहिए गाइस? 1 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए एनी टाइम। ठीक है, फंड ट्रांसफर की बात करें तो देखिए, अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हो, तो रजिस्टर्ड अगर कोई बेनिफिशियरी है तो आपके लिए पर मंथ 1 लाख आप फंड ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप अदर ट्रांसफर कर रहे हो, यानी कि आप रजिस्टर्ड नहीं हो, तो पर मंथ आपको यहाँ पर सिर्फ 10,000 आपको प्रोवाइड किया जाता है। 10,000 तक ही आप ट्रांसफर कर सकते हो, मैक्सिमम लिमिट होता है। लिमिट गाइज आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ जनरल गाइडलाइंस के बारे में कि इस कार्ड की वैलिडिटी क्या होती है। तो देखिए, मिनिमम आपका 1 साल का इसका वैलिडिटी होता है, जिस डेट को आपको लोड किया गया है। वापस से जैसे वैलिडिटी खत्म होती है आपको रीलोड कराना होता है। ठीक है,
कैन बी लोडेड वाया कैश, अगर कैश से करा रहे हो तो मैक्सिमम 50,000 पर मंथ आप लोड करा सकते हो। बैंक अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट कार्ड और अदर पीपीआई से भी आप इसको लोड करा सकते हो, ठीक है। मस्ट बी इन द INR ओनली, तो इंडियन रुपीज में ही होना चाहिए। और इशू किसके द्वारा किया जाता है? ओनली द रेगुलेटेड इंडियन एंटिटीज, ठीक है। तो रेगुलेटेड जो हमारे बैंक्स होंगे उन्हीं के द्वारा। कोई भी इंटरेस्ट आपको पीपीआई बैलेंस पे नहीं दिया जाता है गाइस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने पहले से लोड करके रखा तो आपको कोई इंटरेस्ट मिलेगा, सेविंग अकाउंट जैसा ये नहीं है। कैन बी इशूड एंड रीलोडेड वाया ब्रांच, ATM एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, तो आप इसको रीलोड करा सकते हो, वैलिडिटी जैसी खत्म होती है तो आप ब्रांच जा सकते हो, ATMs, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, कहीं से भी बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस बोलो, कहीं से भी करा सकते हो। फॉर्म कैसा होता है इसका? कार्ड, वॉलेट और कोई भी आपका इंस्ट्रूमेंट हो सकता है टू एक्सेस द बैलेंस, ठीक है। ये तो हमने पहले ही देख लिया है। आइए, इसके अलावा यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन, तो क्या हम मनी को ट्रांसफर कर सकते हैं? क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर हो सकता है यहाँ पे? तो देखिए, अलाउ तो होता है, लेकिन उसके लिए आपको केवाईसी कंप्लायंट होना पड़ेगा, यानी कि आपको केवाईसी अपनी करानी पड़ेगी, फुल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन बैंक के द्वारा आपकी होएगी, उसके बाद ही आप यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अगेन सेमी क्लोज और अगर ओपन पीपीआई है तो उसी के केस में, अगर आपका क्लोज पीपीआई है तो उसको तो आप क्रॉस बॉर्डर के लिए इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हो। ये किसके द्वारा आपको इशू किया जाता है गाइस? तो जो भी ऑथराइज्ड डीलर 1 लाइसेंस बैंक होगी ना, तो ये वो बैंक्स होते हैं जिनको फेमा की तरफ से ऑलरेडी यहाँ पर अलाउ किया जाता है कि फॉरेन एक्सचेंज में ये डील कर सकते हैं। तो उस तरीके का अगर कोई बैंक है तो वही आपको इशू कर सकता है, जिस कार्ड का आप इस्तेमाल करके क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन कर सकते हो, ठीक है। और ओनली क्या क्या परमिसिबल होता है? तो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस एज पर द फेमा गाइडलाइंस आपको यहाँ पर परमिट होता है, यानी कि स्टूडेंट्स पढ़ने गया है, ठीक है, इस तरीके का है, मेडिकल एक्सपेंसेस है, तो उसके लिए आप क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन कर सकते हो। क्या क्या अलाउ नहीं है? तो देखिए, क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर और रेमिटेंसेस जो होता है आपका लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, LRS स्कीम के तहत आप इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। हमने कल भी पढ़ा था, हमने पीपीपी में भी LRS स्कीम के बारे में पढ़ा था कि कुछ उनके लिमिट्स होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होते हैं, यानी USD 2,50,000 तक आप LRS स्कीम के तहत मनी ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है, अगर रेमिटेंस कर रहे हो, आउटवर्ड रेमिटेंस कर रहे हो तो। लेकिन उसके बाद अगर अपर लिमिट होता है तो अलाउ नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको LRS स्कीम के तहत कोई भी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन, ट्रांसफर और रेमिटेंसेस जो है अलाउ नहीं होते हैं। जो जो प्रोहिबिटेड है LRS स्कीम के तहत वो सब आप यहाँ पर नहीं ट्रांसफर कर सकते हो। अगेन, स्टूडेंट पढ़ रहा है, स्टूडेंट्स है, कोई मेडिकल इमरजेंसी, उसके लिए आप यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हो, यही आपको लिखा हुआ है, पीपीपी में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। लिमिट्स की बात करते हैं तो पर ट्रांजेक्शन आपका 10,000 का लिमिट होता है क्रॉस बॉर्डर में, पर मंथ 50,000, ठीक है। इनेबल्ड ओनली ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द पीपीआई होल्डर, अगर आपको इससे ज्यादा का चाहिए तो पीपीआई होल्डर का ना यहाँ पे रिक्वेस्ट वो करते हैं, रिक्वेस्ट करोगे तभी जाकर के ये इनेबल्ड किया जाएगा, अदरवाइज ये डिसेबल्ड ही रहने वाला है, ठीक है। तो इनेबल्ड कब होगा? जब यहाँ पर पीपीआई होल्डर रिक्वेस्ट करेगा। कार्ड कैसा होता है? कार्ड बेस्ड आपका EMV चिप और पिन कंप्लायंट होता है ताकि सेफ और सिक्योर है, ठीक है। तो इस तरीके का आपका पीपीआई होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए एक MCQ करते हैं इस पे। पीपीआई इन इंडिया आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप्स? कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है गाइस? 2, 3, 4 और 5। तो 3 में क्लासिफाई किया गया है। क्या कौन कौन सा है? क्लोज्ड पीपीआई, सेमी क्लोज्ड पीपीआई और ओपन पीपीआई। ये 3 तरीके के हैं आपके पास पीपीआई, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन करेंगे। मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस अलाउड इन एन ओपन सिस्टम पीपीआई। ओपन सिस्टम पीपीआई में आपको कैश विड्रॉवल अलाउ होता है। मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस पूछ रहा है, कितना होता है? 50,000, 75,000, 1 लाख या 2 लाख। तो मैंने आपको ओपन सिस्टम में बताया था कि एनी टाइम आपका 1 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का गाइस। आइए, अब हम बात करेंगे स्मार्ट कार्ड। तो स्मार्ट कार्ड बिल्कुल आपके क्रेडिट डेबिट कार्ड की तरह होता है, उतना ही साइज, सब कुछ सेम ही सिमिलर होता है। देखो आप ये कार्ड देखो, सेम ही दिखता है। अब इसमें क्या है ना, आपको एक माइक्रो प्रोसेसर चिप, ये एक छोटा सा चिप दिख रहा है, इसी में आपका पूरा का पूरा डेटा स्टोर होता है। ये चिप में आपकी सारी चीजें स्टोर करके रखी हुई होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये एक तरीके का मिनी कंप्यूटर इसको आप बोलते हैं, क्योंकि सारी चीजें इसी छोटे से आपके
माइक्रो प्रोसेसर्स में, मेमोरी चिप में कंटेन होता है। ठीक है, काफी ज्यादा इसको सिक्योर और क्विकली पेमेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस कर सकते हो, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, बैंक के थ्रू शॉपिंग्स वगैरह कर रहे हो, तो आप इसका इस्तेमाल करके स्मार्ट कार्ड का आप क्विकली यहाँ पे ट्रांजेक्शंस कर सकते हो। आपके डेटा को, आपके इंफॉर्मेशन को सिक्योरली स्टोर करके ये आपका चिप रखता है। ठीक है, आइए आगे इसके और भी की फीचर्स जानेंगे। तो देखिए, ये आपके इंफॉर्मेशन वगैरह सारी चीजों को यहाँ पर क्या करके रखता है, स्टोर करके रखता है। ठीक है, चिप इज टैंपर प्रूफ, इंश्योर हाई सिक्योरिटी। टैंपर प्रूफ होता है तो जिसकी वजह से सिक्योरिटीज हाई, अच्छी सिक्योरिटी है, डेटा आपके लीक और हैक होने के चांसेस नहीं है। यहाँ पर डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि अप्रूव किया गया है आईएसओ को द्वारा। तो जो आपका इंक्रिप्टेड डेटा होता है ना गाइस, उसको बड़ा हार्ड होता है, डिफिकल्ट होता है रीड करना। ठीक है, क्योंकि वो बाइनरी डिजिट में होता है, 0101। तो हैकर्स के लिए भी इसको हैक करना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो इस चिप में आपके पूरे डेटा तो है, स्टोर करके इंफॉर्मेशन तो रखा है, लेकिन कैसा है, इनक्रिप्टेड तरीके से रखा हुआ है। तो इनक्रिप्टेड है तो उसको डिक्रिप्ट करने में, इसको डिकोड करने में काफी ज्यादा दिक्कत आती है हैकर्स को। तो काफी सिक्योर इसको माना जाता है। सिक्योर आपका इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है। आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो अपने डेटा को, एनी टाइम ऐड डिलीट मॉडिफाई करा सकते हो। तो जो पुराना आपका एक मैग्नेटिक स्ट्रिप्स कार्ड आता था ना, उसको रिप्लेस किया है इस स्मार्ट कार्ड ने। तो इसमें ना आपको दो तरीके के स्मार्ट कार्ड देखने को मिलते हैं गाइस। एक होता है जो कि कॉन्टेक्ट स्मार्ट कार्ड होता है, और दूसरा कॉन्टेक्टलेस। कॉन्टेक्ट है तो फिजिकल आपके कार्ड रीडर की जरूरत पड़ेगी, कार्ड रीडर में आप इंसर्ट करोगे कार्ड को तो आपका पेमेंट होता है। एक होता है कॉन्टेक्टलेस। कॉन्टेक्टलेस में क्या होता है, ये आपके रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी या नियर फील्ड कम्युनिकेशन से वर्क करता है, यानी कि वायरलेसली हम यहाँ पर ट्रांजेक्शंस करते हैं बिना अपने कार्ड के। तो बिना कार्ड का यहाँ पर पेमेंट किया जाता है, बिना कॉन्टेक्ट का, इसीलिए इसका नाम है कॉन्टेक्टलेस स्मार्ट कार्ड। तो ये जो आपका नियर फील्ड कम्युनिकेशन होता है, ये क्या है, तो ये एक वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है जो दो डिवाइसेस को अलाउ करता है कि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके। तो एक स्पेसिफिक रेंज होता है इनका, 4 सेंटीमीटर, विद इन 4 सेंटीमीटर्स के आपके नियर बाई में आपका ये एनएफसी वर्क करता है। ठीक है, जहां पे दो डिवाइस ऑटोमेटिकली एक दूसरे से, देख सकते हो, वायरलेसली कनेक्ट करते हैं बिना किसी कार्ड के। तो इसी को हम कॉन्टेक्टलेस स्मार्ट कार्ड बोलते हैं। जैसे एक और इसमें ना एक एग्जांपल समझिए, जब आप ऑफिस वगैरह जाते होगे तो आपको एक कार्ड प्रोवाइड किया गया होगा, सिक्योरिटी कार्ड होता है, उसमें आपके पूरे इन्फॉर्मेशन होते हैं गाइस। ठीक है, तो सिक्योरिटी कार्ड से ही आपको एक्सेस मिलता है कंपनी के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर एंट्री लेने का। तो वो सब किस तरीके का कार्ड है, ये सारे स्मार्ट कार्ड्स होते हैं। कॉन्टेक्टलेस स्मार्ट कार्ड होता है, इसमें आपको कार्ड इंसर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस आप टैप करते हो और निकल जाते हो, है ना, एक्सेस मिल जाता है। तो वही है आपका ये कॉन्टेक्टलेस स्मार्ट कार्ड। एक क्वेश्चन करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ द स्मार्ट कार्ड। चार तरीके दिखे हुए हैं, कॉन्टेक्ट स्मार्ट कार्ड, कॉन्टेक्टलेस स्मार्ट कार्ड, बोथ ए एंड बी, एंड पेपर स्मार्ट कार्ड। कौन सा इसमें से नॉट अ टाइप ऑफ स्मार्ट कार्ड है गाइस? एग्जाम में ना हमेशा याद रखिएगा, ऐसे ट्रू, फॉल्स, करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट, इस तरीके के अगर वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, तो बड़े ध्यान से इसको पढ़ना है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज होकर गलत आंसर्स करके आते हो। तो आपको देखना है कि नॉट पूछ रहा है तो पेपर स्मार्ट कार्ड नहीं होता है, बाकी दोनों तो स्मार्ट कार्ड आपके होते ही हैं, जिसको अभी हमने डिस्कस किया है। आइए एक और एमसीक्यू करेंगे। नियर फील्ड कम्युनिकेशन इज मेनली यूज्ड, कहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है? कॉन्टेक्ट स्मार्ट कार्ड में, कॉन्टेक्टलेस स्मार्ट कार्ड में, चेक क्लियरिंग में, या आरटीजीएस में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कॉन्टेक्टलेस स्मार्ट कार्ड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए अब हम बात करेंगे कॉन्टेक्टलेस कार्ड के बारे में। वैसे तो हमने बहुत सारी चीजें बात कर ली है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन होता है यहाँ पे, बिना फिजिकल कार्ड के यहाँ पर हम ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं। तो कॉन्टेक्टलेस कार्ड जो है अलाउ करता है आपको पेमेंट अंडर 5000। ठीक है, तो आपको सिंपली टैप करना है, वेव करना है, और 5000 तक आप कर सकते हो पेमेंट। तो गाइस जब 5000 तक आप पेमेंट करते हो ना, तो कोई भी पिन की रिक्वायरमेंट आपको नहीं होती है, लेकिन जैसे हायर अमाउंट जाएगा पिन की रिक्वायरमेंट होती है। फास्टर है देन स्वाइप एंड डिपिंग, ऑफ कोर्स फास्टर है ना, आपने बस टैप करना है और आपका पेमेंट हो जाएगा। तो फास्ट है ये, क्विक, आपका क्विकली आपका ट्रांजेक्शन हो जाता है। यहाँ पे सिक्योर इंक्रिप्टेड है, जो कि हमने पहले ही देख लिया है। यहाँ पर आप देखोगे कि जो मैक्सिमम ट्रांजेक्शन लिमिट है गाइस, तो 5000 पर टैप 5000 आपका मैक्सिमम ट्रांजेक्शन लिमिट है। और डेली लिमिट्स जो होते हैं ना, वो इशूइंग बैंक के द्वारा सेट किया जाता है। तो अगेन डेली लिमिट आपका कैसा होता है, वैरी करता है, बैंक्स टू बैंक्स डिपेंड करता है। बैंक प्रोटेक्ट करती है यहाँ पे यूजर्स के डेटा को अगेंस्ट द फ्रॉड। ठीक है, अगर कार्ड लॉस्ट हो जाता है या स्टोलन हो जाता है तो इस केस में, ठीक, ये डिजिटल पेमेंट्स को इनकरेज करता है। तो कैशलेस ट्रांजेक्शंस, डिजिटल पेमेंट को इनकरेज करना, जो
मेक इन इंडिया का प्रोजेक्ट था, ठीक है, पर्पस था, उसको ये फुलफिल करने में काफी हद तक हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका कॉन्टेक्टलेस कार्ड पेमेंट होता है, कॉन्टेक्टलेस कार्ड होता है, ठीक है। चलिए अब इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन करेंगे गाइस। For contactless card transactions below 5,000, the customer is required to enter PIN compulsorily, enter OTP, sign the charge slip या not enter PIN। मैंने बताया था 5,000 तक का है तो कोई भी पिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हायर जाता है तो पिन की रिक्वायरमेंट होती है, पिन नीडेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए हमने कुछ क्रेडिट कार्ड के बारे में पढ़ा था क्या गाइस, बिल्कुल पढ़ा था। तो हम ना एक बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के बीच में क्या होता है। देखिए क्रेडिट कार्ड आपको मल्टीपल टाइप्स ऑफर्ड किए जाते हैं क्रेडिट कार्ड के, सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड, अलग अलग तरीके के कार्ड्स होते हैं जो बैंक ऑफर करती है। डेबिट कार्ड आपका स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, जो आपको सेविंग अकाउंट के साथ प्रोवाइड किया जाता है। कार्ड लिमिट पर इंडिविजुअल्स वेरी करता है, ठीक है, तो आपकी क्या इनकम है उसके हिसाब से आपकी कार्ड की लिमिट होती है, ठीक है। डेबिट कार्ड में ऐसा कोई लिमिट नहीं होता है, जितना आपके अकाउंट में बैलेंस है वही आपका लिमिट है, बस खत्म, इसमें कोई लिमिट नहीं है। क्रेडिट कार्ड आपको बाय नाउ पे लेटर का आज खरीदो और 10 दिन बाद पे करो, इसकी फैसिलिटी देता है। डेबिट कार्ड में ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं है, बाय नाउ पे नाउ, ये आपका खुद का मनी है, तो जितना आप खरीदोगे सामान उतना आपको खर्चा करना होगा, ठीक है। इसमें फ्री क्रेडिट पीरियड अवेलेबल होता है, जैसे मैंने बताया कि आज शॉपिंग करो, 20 से 50 दिन का साइकिल होता है, उसके अंदर में आपको पेमेंट करना है, तो आपको यहाँ पे क्रेडिट पीरियड दिया जाता है। डेबिट कार्ड में ऐसा कोई भी क्रेडिट पीरियड नहीं होता, इंस्टेंटली आपका डिडक्ट होता है अमाउंट, ठीक है। आपको ना क्रेडिट कार्ड में एक फैसिलिटी देता है कि आपने जो भी क्रेडिट कार्ड से पैसे खर्च करके कोई भी सामान अगर खरीदा है, लार्ज नंबर ऑफ, जैसे 4,000, 10,000, 5,000 ऐसे है, तो आप उसको ईएमआई में भी कन्वर्ट कर सकते हो उस ड्यूज को, ठीक है। डेबिट कार्ड में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। इंटरेस्ट चार्ज लिया जाता है अगर आप बैलेंस को अनपे नहीं करते हो, यानी कि जो टाइम पीरियड होता है उस टाइम पीरियड के अंदर अगर आपने क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं पे किया गाइस, तो 35 to 37% के हिसाब से यहाँ पे पर डे के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज लगता है। डेबिट कार्ड में ऐसा कुछ नहीं है, पेनल्टीज वगैरह आपको लगते हैं। कैश विड्रॉवल लिमिट जो होता है सेट किया जाता है विद इन द कार्ड लिमिट, तो कार्ड के लिमिट के हिसाब से आपकी कैश विड्रॉवल लिमिट सेट की जाती है। यहाँ पर ऐसा कोई भी लिमिट नहीं होता है, लिमिट कस्टमर खुद ही सेट करता है, ठीक है। डिफॉल्ट के रिस्क क्रेडिट कार्ड में आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं, डेबिट कार्ड तो आपका खुद का है ना, उसमें कोई डिफॉल्ट रिस्क है नहीं। अच्छा, ये बैंक के लिए क्रेडिट कार्ड ना एसेट की तरह काम करता है, क्योंकि मान लो कस्टमर ने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया, शॉपिंग किया और टाइम पे बिल को पे नहीं किया, तो हर दिन एक इंटरेस्ट आप उनसे चार्ज कर रहे हो, वो आपका जो इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो ना, वो रेवेन्यू का काम कर रहा है। तो क्रेडिट कार्ड इज लाइक अ शॉर्ट टर्म लोन की तरह होता है, तो बैंक के लिए तो ये एसेट होगा। लेकिन डेबिट कार्ड तो लायबिलिटी अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट्स के साथ आपका कनेक्टेड होता है, तो बैंक के लिए एक ऐसा अकाउंट है, लायबिलिटी अकाउंट है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन इस पे देखेंगे गाइस, पेमेंट डिफॉल्ट रिस्क, चांसेस ऑफ फेलियर टू पे द कार्ड ड्यूज इज एम्बेडेड इन, किसमें आपको पेमेंट डिफॉल्ट रिस्क देखने को मिलता है, डेबिट कार्ड में, क्रेडिट कार्ड में, बोथ ए एंड बी एंड ओनली बी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर गाइस, तो इसमें ना आपको ओनली क्रेडिट कार्ड में आपको इस तरीके की चीजें देखने को मिलती है। तो ये गलत हो गया है, ये ऑप्शन को आप हटा लेंगे, ओनली सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मैं इसको चेंज करके आपको दे दूंगी, मैं गलती से यहाँ पर हो गया है, तो क्रेडिट कार्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए तो आज के लिए गाइस इतना ही था, बाकी हम मिलेंगे आप चैप्टर नंबर 11 में, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड, चैप्टर 10। बहुत बार ऐसा देखा गया है या मोस्ट ऑफ द टाइम उससे क्वेश्चंस नहीं आए हैं। सिमिलरली चैप्टर 11 से एका दुका क्वेश्चंस आए हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे गाइस, ठीक है। तो रेमिटेंस प्रोडक्ट आपके चैप्टर का नाम है, उसको हम पढ़ेंगे। चैप्टर 10 यहीं पे खत्म होता है, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं से भी जुड़ सकते हैं। चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो कर लीजिए गाइस, क्योंकि आप लोगों के लिए एक मोस्ट अवेटेड सीरीज मैं लेकर के आ रही हूँ। जी हाँ, आप लोगों का पेड बैच मैं लॉन्च कर रही हूँ। तो ये जो पेड बैच है उसमें मैं सारी चीजें आपको डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। आपने देखा है यूट्यूब की क्लासेस मेरी, मैं कैसे पढ़ाती हूँ। सिमिलरली आपको इससे भी ज्यादा, क्योंकि वहां पे हम लार्ज बेसिस में पढ़ेंगे, लार्ज टाइम 1-2 घंटे का टाइम पीरियड रहेगा जिसमें हम हर एक चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे, तो काफी डिटेल में सारी चीजों को डिस्कशन करेंगे। तो अगर किन्हीं को भी पेड बैच चाहिए होगा, आरबीडब्ल्यूएम की चाहिए, पीपीबी की चाहिए, या दोनों की ही चाहिए, तो मैं सून आप लोगों के लिए पेड बैच लॉन्च कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को बेनिफिट्स मिल सके। काफी सारे उसमें फैसिलिटीज, अवेलेबिलिटी आप लोगों के लिए लेकर के आ रही हूँ, ताकि आप अच्छी तरीके से
सिंगल अटेम्प्ट में जैब एग्जाम्स को क्लियर कर लो और मेरे बैच को बाय करने के बाद आप कभी भी रिग्रेट ना करो। तो मैं इस तरीके के बैचेस आपके लिए सून लेकर के आ रही हूँ, तो आप लोगों को यूट्यूब से जुड़े रहना है ताकि हर चीज की अपडेट आपको टाइमली मिलती रहे। ठीक है, लेना ना लेना आप पे है गाइज, कोई फोर्स नहीं है, कोई यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है कि आप मुझसे पढ़ रहे हो तो आपको मेरा बैच लेना ही है। इट्स नॉट लाइक दैट। बट ठीक है, अगर आपको चाहिए, अगर आपको लगता है कि मैं अच्छे से पढ़ाती हूँ तो आप डेफिनेटली उस बैच को बाय कीजिएगा। सून आपका आएगा, सारी चीजें डिटेल में मैं बता दूंगी। ठीक है, ये नंबर है, आप इस दिए हुए नंबर पे मेरे से डाउट पूछ सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी इश्यू होता है गाइज, आप मुझे पेन कर सकते हो। ठीक है, नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब फटाफट से कर लीजिए। बाकी इफ यू वांट टू गिव मी एनी फीडबैक आप दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फीडबैक देने के अलावा आपको क्या करना है, वैसे कैंडिडेट्स जो जैब एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और टिल ना उनको मेरे चैनल के बारे में अभी तक नहीं पता है, तो आपका एक बस काम है कि मेरे चैनल को उनके साथ शेयर जरूर कीजिए, रिकमेंड जरूर कीजिए, ताकि आपकी तरह वो भी इस प्लेटफॉर्म का फायदा उठा सके। ठीक है, तो आज के लिए गाइस इतना ही है, मिलते हैं हम लोग कल नए टॉपिक और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।